दोस्तों, ये वीडियो मुंबई मेंस राइट्स एसोसिएशन के द्वारा जारी किया गया है। इस वीडियो में हम आपको 498 ए, जिसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है मर्दों के ऊपर, उसके बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी बताएंगे। 498 ए क्या है? 498 ए आईपीसी की एक धारा है जिसके अंदर जो पति या पति के परिवार वाले पत्नी के ऊपर अत्याचार करते हैं दहेज के लिए, उन्हें सजा देने के लिए, उन्हें दंड देने के लिए बनाया गया है। 498 ए के अंदर दो तरीके के अत्याचारों के बारे में बताया गया है जो पति के परिवार वाले पत्नी के ऊपर करते हैं। पहला अत्याचार है शारीरिक अत्याचार, मतलब पत्नी को इतना परेशान करना दहेज के लिए कि उसे मारना, पीटना और इस तरीके से करना कि वो खुद की जान लेने पे आ जाए या वो पत्नी आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाए, वो शारीरिक टॉर्चर है 498 ए के अंदर। और जो दूसरा प्रकार का टॉर्चर है वो है मेंटल टॉर्चर। मतलब पहला है फिजिकल टॉर्चर, दूसरा है मेंटल टॉर्चर। इसका मतलब ये है कि अगर पति या पति के परिवार वाले पत्नी पर दहेज के लिए फिजिकल टॉर्चर मतलब शारीरिक तरीके का दबाव या मेंटल टॉर्चर जो है मानसिक दबाव बनाते हैं, जिसकी वजह से वो आत्महत्या करने पे उतर आए और मजबूर हो जाए, तो 498 ए की धारा पति के परिवार वालों पर और पति पर लग सकती है। इसमें हमें दो जरूरी जानकारी के बारे में पता चला। शारीरिक टॉर्चर, अगर आपकी पत्नी ने या आपकी बहू ने आपके ऊपर 498 ए की धारा लगाई है और एफआईआर रजिस्टर करवाई है, तो आप ये समझ लें कि इसमें दो तरीके के टॉर्चर के बारे में जिक्र होगा। अगर आपकी बहू ये लगा रही है कि आप लोगों ने उसे बहुत परेशान किया, शारीरिक अत्याचार किया, तो आपकी बहू को या आपकी जो डॉटर इन लॉ है उसको ये साबित करना होगा कि आपने उसे मारा, पीटा। उसके लिए मेडिकल एविडेंस होना ज़रूरी है, जैसे डॉक्टर की रिपोर्ट या मेडिकल हॉस्पिटल की रिपोर्ट। उसके बिना इसे साबित करना बहुत कठिन है, मुश्किल है। दूसरा जो टॉर्चर है वो है मेंटल टॉर्चर। मेंटल टॉर्चर जो है वो साबित करना बहुत मुश्किल है किसी भी लड़की को, उसके पति और पति के परिवार वालों के बारे में। तो अभी आप समझ गए होंगे दो तरीके के टॉर्चर के बारे में 498 ए की धारा बताती है। अभी आप ये जान लीजिए कि अगर आपकी बहू ने या आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठी 498 ए की धारा लगाई है, तो आप किस तरीके से बचोगे, आपको क्या क्या करना पड़ेगा बचने के लिए। बचने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये समझ लें कि 498 ए की धारा के अंदर कुछ इस तरीके से होता है कि पत्नी सबसे पहले जाके पुलिस के पास एक लिखित में शिकायत देती है, एक रिटन कंप्लेंट दाखिल करती है। उस रिटन कंप्लेंट के बाद पुलिस कुछ दिनों के बाद उसे एफआईआर में बदल देती है। एफआईआर जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, क्योंकि अगर आपके नाम पे एफआईआर दर्ज हो गई तो पुलिस आपको अरेस्ट करेगी। इसीलिए आपको ये पार्ट सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपकी पत्नी जो है आपको ब्लैकमेल करने या आपको टॉर्चर करने या परेशान करने के लिए जो झूठी 498 ए की धारा डालेगी, तो सबसे पहले वो पुलिस के पास जाके एक लिखित शिकायत जमा करवाएगी। उसके कुछ दिनों के बाद ये हो सकता है कि उस एरिया के पुलिस स्टेशन से कनेक्टेड एक वुमेन्स क्राइम सेल है, जिसको वुमेन्स क्राइम सेल जो है
वहां से आपको लेटर आए कि आपको आना है। मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आप वुमेन क्राइम सेल में जाने से पहले उस नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जो आपकी एरिया में पड़ता है, जहां पर आपकी पत्नी ने या बहू ने झूठी शिकायत दर्ज करवाई है, वहां पर एक लेटर दे दे कि आपकी बहू आपको मेंटल टॉर्चर कर रही है, आपको ब्लैकमेल कर रही है और आपको ये धमकी दे रही है कि वो आपके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवाएगी। और अगर आपकी बहू ने पैसे की मांग की है और आपको एक्सटॉर्शन कर रही है तो ये भी बात का आप जिक्र कर दीजिएगा। अगर आपकी बहू का किसी और के साथ अफेयर है, कोई बॉयफ्रेंड के साथ, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। अक्सर लड़कियां कुछ छोटे मोटे कारणों की वजह से खुद की नाजायज मांगे पूरी करवाने के लिए पति और पति के परिवार वालों के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवाती है। ये मांगे हो सकती है एक अलग फ्लैट, या ये अलग फ्लैट की मांग हो सकती है, या ये मांग हो सकती है कि पति अपनी पूरी सैलरी इस पत्नी को दे दे, या हो सकता है उस पत्नी का किसी और के साथ बाहर चक्कर हो बॉयफ्रेंड के साथ, वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो आप इन साथ जो भी आपकी पत्नी का कारण है आपको ब्लैकमेल करने का, वो साफ साफ इस लेटर में लिख दे। दूसरी एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपकी बहू या आपकी पत्नी आपके घर से, मोस्टली ये लड़की भाग चुकी होगी आपके घर से, उसके बाद ही ये एफआईआर रजिस्टर करवाएगी। तो जब ये लड़की भाग के गई आपके घर से या आपके घर से जा चुकी है, तो आप ये भी साफ साफ लिख दें पुलिस में कि वो अपना सामान लेके जा चुकी है। अगर वो अपना सामान लेके जा चुकी है तो ठीक है, क्योंकि आप ये जान ले, अगर आपके पास उस लड़की का सामान है और अगर वो पुलिस को जाके ये बोलेगी कि आप ज़बरदस्ती ये सामान उसे नहीं दे रहे हो, तो आप पे 406 की धारा भी लग सकती है। 406 की धारा लगने की वजह से आपके ऊपर जो है वो आपके घर की तलाशी ली जा सकती है, आपको और परेशानी हो सकती है। 406 अगर आपको लग गया तो आपको बेल मिलना भी मुश्किल हो जाएगी, एंटीसिपेटरी बेल। तो आप ये भी समझ लीजिए और प्रॉपरली तैयारी करके पुलिस स्टेशन में वुमेन्स वुमेन्स क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में जाइए। ओके, और वहाँ पे जब आप जाए तो अकेले ना जाएं और आप एक ठीक ठाक कपड़े पहन के जाएं। जो परेशानी आपकी बीवी आपके ऊपर कर रही है, जो ब्लैकमेल कर रही है आपको, उस बारे में वहाँ पे क्लियरली बताएं। लेकिन आप मेरी एक क्लियर बात समझ लीजिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल जो है वो इन झूठी पत्नियों के हक में है, वो पति की बात नहीं सुनते। तो आप ये समझ ले कि वहाँ पे जाने के बाद भी ये बहुत चांसेस है कि आपके खिलाफ एफआईआर फाइल होने ही वाली है। इसका एक ही उपाय है, एक ही सल्यूशन है कि आप एंटीसिपेटरी बेल की तैयारी कर लें। आप ये जान ले कि आपके खिलाफ अगर एफआईआर रजिस्टर होती है तो वो किन किन सेक्शंस के अंदर रजिस्टर हो सकती है। 498A के अगेंस्ट में तो होती है, उसके अलावा इन पत्नियों की आदत बन चुकी है और भी झूठे इल्ज़ामात और मसाले और मिर्च मिलाकर पति और पति के परिवार वालों को फंसाने की कोशिश करने के लिए, उसमें पत्नी लगा सकती है 406 की धारा। 406 सेक्शन लगाने की वजह से आपको बेल मिलना मुश्किल हो जाता है। ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि पत्नी ये बोलना चाहती है कि आपने उसका सामान, जिसको स्त्री धन भी बोलते हैं, मतलब उसके पत्नी के माता पिता ने जो जो सामान दिया होगा, जैसे कुछ बर्तन, कुछ कपड़े वगैरह वगैरह, जो पत्नी के हैं वो आप जबरन अपने पास रखे हो, इसलिए वो 406 लगाया जाता है। 323 एक मामूली सा नॉर्मल सेक्शन है जो लड़ाई झगड़े के बारे में है कि पति और पति के परिवार वाले मुझसे लड़ाई झगड़ा करते थे, थोड़ा बहुत मारपीट करते थे। 342 सेक्शन है जबरन कमरे में बंद रखना या ज़बरदस्ती करके कमरे में या घर में बंद रखना, बाहर जाने नहीं देना। 504 सेक्शन है झगड़ा करना, इंसल्ट करना। 506 सेक्शन है कि मारपीट करना, धमकी देना, जानलेवा धमकी देना। 34 इसलिए लगता है क्योंकि नॉर्मली 498A में एक से ज़्यादा लोगों के ऊपर इल्ज़ाम होता है। तो ये रहे कुछ सेक्शंस जो आपकी मदद करेंगे, आपको थोड़ी आइडिया देंगे कि इसमें क्या होता है। अभी
जज के सामने जाके आप अपनी बेगुनाही बताएंगे, वो मौका आपको मिलेगा 2-3 साल बाद। एफआईआर रजिस्टर हो गई, उसके बाद चार्जशीट फाइल हो गई, उसके बाद आपको वो सब मौका मिलेगा। फौरन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जैसे आपको ये खबर मिले कि आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो गई है, तो आपको अगर जीतना है अपनी पत्नी के टॉर्चर से, अपनी पत्नी की झूठी शिकायत से, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई कर दें। आप मेरी बात का यकीन माने, अगर आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है तो आप अपनी पत्नी के झूठे कंप्लेंट से समझ लीजिए कि 99% जीत गए। आप किसी भी अच्छे वकील को पकड़ सकते हो जो आपको एंटीसिपेटरी बेल दिलवाने में मदद करेगा। आप एक जो है वो केस याद रखिए, अर्नेश कुमार। अर्नेश कुमार, आप अपने वकील को बोलिए अर्नेश कुमार के केस का मेंशन बेल एप्लीकेशन में किया जाए। ये एक बहुत बड़ा केस है। अर्नेश कुमार जो है जिसने भारत सरकार को एक कोर्ट केस में लिया था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 498A की शिकायत में पति और पति के परिवार वालों को जबरदस्ती अरेस्ट न किया जाए। 498A के केसेस में बचने के लिए, एंटीसिपेटरी बेल पाने के लिए अर्नेश कुमार का केस का रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बहुत सारे और भी केसेस है, आपके वकील जो आपको बताएंगे और एंटीसिपेटरी बेल आसानी से मिल जाएगी। कई सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल लेने में कितना खर्च होगा। तो देखिए, एंटीसिपेटरी बेल लेने में खर्च जो है वो 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए के बीच हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि आपके केस में उस लड़की ने कितने लोगों पर इल्ज़ाम लगाए। जैसे कई एफआईआर में 10-10, 12-12 लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया हुआ होता है, चाचा मामा वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा फीस वकील चार्ज करते हैं। अगर आप मुझसे पूछे कि नॉर्मली वकीलों को कितना पैसा लेना चाहिए, तो वो एक रीज़नेबल अमाउंट 498A के अंदर 10,000 से लेके 20-25 हज़ार होना चाहिए। हो सकता है कि आप अगर किसी महंगे वकील के पास जाएं तो वो ज़्यादा पैसा भी ले। अगर आप कोई अच्छा वकील करवाना चाहते हो 498A के मामले में, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो। हम लोग आपकी मदद करेंगे एक अच्छा रीज़नेबल वकील दिलवाने में। अगर आपके पास वकील लेने के पैसे नहीं हैं तो भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र जैसे हर एक स्टेट में लीगल एड कमेटी होती है। उस कमेटी को फ्री लीगल एड के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो कि आपको मुफ्त में एक वकील दिया जाए। लेकिन वो बात अलग है कि ये जो मुफ्त का वकील है जो भारत सरकार आपको दे सकती है, वो शायद ही आपके हक में लड़े या आपके लिए ज़्यादा मेहनत करे। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए ज़्यादा मेहनत करे, लेकिन आपको 498A के झूठे मामले में बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एंटीसिपेटरी बेल ले लें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और हमारे को सब्सक्राइब कीजिए। हम और भी जानकारियां आपको देते रहेंगे कि आप इन झूठे 498A के मामलों से कैसे तरीके से बच सकते हो। धन्यवाद।